हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निधि मैम इंडिया 7। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। कक्षा 10वीं का है, ये विषय है सामाजिक विज्ञान। इस पीडीएफ में जो सामाजिक विज्ञान की ये पीडीएफ है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और यूँ कहा जा सकता है कि ये जो पीडीएफ आई है ये सामाजिक विज्ञान विषय का निचोड़ कहलाए, मतलब इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ये सभी क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो ये जो वीडियो है, ये जो पीडीएफ है 65 पेज की है। और आपको कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम के पहले आपको ये पीडीएफ पूरी मैं सेंड कर सकूँ, भेज सकूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? उसका करेक्ट आंसर है 1789। ओके, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइप्संग की लड़ाई हार कर फ्रांस लौटते हुए डाकिया के रूप में किसे दर्शाया गया है? तो नेपोलियन को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन की संहिता किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन की संहिता कहा जाता है सन 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उदारवाद का शाब्दिक अर्थ है, उदारवाद यानी होता है लिबरलिज्म होता है। इस शब्द का लातिन भाषा के मूल लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। तो उदारवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणी विकास से क्या आशय है? देश का आर्थिक विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे तथा आने वाली पीढ़ी को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसे ही धारणी विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु दर क्या है? तो किसी भी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है ना। मतलब शिशु मृत्यु दर ये है कि 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष के अंदर कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, वो क्या कहलाएगी? शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? तो एक से ज़्यादा राजनीतिक दलों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करने हेतु सत्ता की साझेदारी जरूरी है। और वैध सरकार की स्थापना के लिए भी सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 क्या है? इसके उद्देश्य लिखिए। तो एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसके उद्देश्य हैं भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य हासिल करना। और दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांगर व खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी में क्या अंतर होता है? तो फर्स्ट है आपका बांगर मिट्टी। यह बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ द्वारा निर्मित भूभाग बांगर कहलाता है और नई जलोढ़ द्वारा निर्मित भूभाग खादर मिट्टी कहलाता है। जैसे जलोढ़ मिट्टी आती है कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, एक बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। तो बांगर मिट्टी जो होती है वो पुरानी मिट्टी होती है ना। तो वो पुरानी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाई जाती है। और खादर जो मिट्टी होती है ये नई मिट्टी होती है। अब नई और पुरानी मिट्टी कैसे हो गई? तो देखिए इसमें क्या है कि जब बाढ़ आती है ना, तो जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ भूमि की ऊपरी परत क्या है, पानी में बह जाती है और नई परत आके जम जाती है। तो वो वहाँ पे जो नई जमती है उसको बोलते हैं हम क्या? जलोढ़ में नई खादर मिट्टी। ठीक है, तो ये बांगर मतलब यहाँ पे बाढ़ नहीं आती है और खादर मिट्टी में बाढ़ आती है। ओके, तो यह उच्च भूमि है बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी यह निम्न भूमि है। थर्ड है, यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ भूमि है और खादर मिट्टी जो है यह बहुत उपजाऊ भूमि है। नेक्स्ट है, इस भूमि तक बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है और इस भूमि तक बाढ़ का जल
पहुंच पाता है। जो मैंने पहले बताया कि बांगर मिट्टी को पुरानी मिट्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बाढ़ नहीं आती है, जिसके कारण यहाँ पर ना तो नई परत यहाँ पे आके मिट्टी की नई परत बनती है और ना ही यहाँ पे मिट्टी का कटाव होता है। तो इसलिए ये पुरानी मिट्टी कही जाती है। लेकिन खादर मिट्टी नई मिट्टी इसलिए कही जाती है क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आती है, जिसके कारण यहाँ पर भूमि का नई नई एक भूमि के ऊपर नई परत जम जाती है या फिर पुरानी मिट्टी बह जाती है ना। तो वहाँ पे इसलिए उसको बोलते हैं बांगर और खादर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो विश्वकोश ग्रंथ की रचना की है दिदरो ने। आंखों पर पट्टी बंधे हुए तराजू लिए महिला किसका प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है। राष्ट्रवाद को चित्रों का माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार कौन था? ना मतलब राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से किसने दर्शाया था? तो फ्रेडरिक सरियो ने। कपड़े मापने का पैमाना क्या था? कपड़े मापने का पैमाना LA था। BMI क्या है? शरीर द्रव्यमान सूचकांक है। HDI का पूरा नाम क्या है? तो HDI का पूरा नाम है मानव विकास सूचकांक। गृह युद्ध किसे कहते हैं? किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। मतलब जब हमारे किसी भी देश में या फिर किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह इतने एक्टिव हो जाते हैं कि वो हिंसा का सहारा लेने लगते हैं। हिंसा मतलब मार काट, लड़ाई दंगे, इनका सहारा ले लेते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाता है? गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संघ, राज्य व संवर्ती सूची को समझाइए। तो राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची क्या होती है? तो देखिए, संघ सूची, इस सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा आदि राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। तो जब संघ सूची होती है, संघ सूची का मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है? प्रतिरक्षा, है ना, प्रतिरक्षा करना, विदेशी मामले निपटाना, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, जितने भी मतलब मेन टॉपिक होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, वो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। उन पर क्या करना है? कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट आता है राज्य सूची। अब इस सूची में पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई आदि प्रांतीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार का होता है। ओके, तो जो राज्य सूची होती है, इसमें राज्य सरकार का अधिकार होता है और संघ सूची में केंद्र सरकार का अधिकार होता है। संवर्ती सूची, इस सूची में शिक्षा, विवाह, गोद लेना आदि विषय शामिल हैं। इस सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को होता है। संवर्ती सूची क्या होती है? सम का मतलब होता है समान। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का समान अधिकार होता है। जैसे शिक्षा के विषय में या विवाह के विषय में या कोई गोद लेना है, तो ये जो टॉपिक होते हैं, इनमें जो भी नियम कानून बनते हैं, इनमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और संवर्ती सूची क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन क्या होता है? जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात आदि, ये क्या है? जैव संसाधन है ना। अजैव संसाधन जैसे चट्टानें, धातुएं आदि। जैव संसाधन मतलब जिनमें जीवन है, जो सांस लेते हैं, है ना, श्वसन क्रिया करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन जिनमें जो निर्जीव वस्तु होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? अजैव संसाधन। जैसे चट्टानें हैं, धातुएं हैं। ओके, तो ये क्या है? अजैव संसाधन। काली मृदा की विशेषताएं लिखिए। इसका रंग काला होता है। इसे रेगुड़ मिट्टी या रेगड़ मृदा भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। ये मृदा बहुत महीन कणों से बनी होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम आदि तत्व पाए जाते हैं। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि काली मृदा कहाँ पाई जाती है, काली मृदा किस फसल के लिए उपयोगी है और काली मृदा की विशेषताएं क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो आपको इसकी विशेषताएं पता होना चाहिए कि इसका रंग काला होता है। इसको रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं। ये कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है और ये मृदा बहुत महीन कणों से बनी होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम आदि तत्व पाए जाते हैं। ये इसमें पानी गिरने पर ये क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा चिपचिपी और गीली हो जाती है। लेकिन जब ये सूखती है गर्मियों में, तो इसमें क्या है? दरारें पड़ जाती हैं, है ना। तो आपको काली मृदा की कुछ विशेषताएं थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समृद्ध देश किसे कहते हैं? वे देश जिनकी 2019 में प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 49300 प्रति वर्ष या अधिक है, उसे समृद्ध या उच्च आय वाला देश कहते हैं। मतलब जिनकी आय, जो विकसित देश होते हैं वो क्या कहलाएंगे? समृद्ध देश कहलाएंगे। ओके। मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक विभिन्न देशों की तुलना हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा तैयार किया जाने वाला जीवन सूचकांक मानव विकास सूचकांक कहलाता है। इसे अंग्रेजी में संक्षेप में HDI भी कहते हैं। मानव विकास सूचकांक मतलब मानव का विकास है ना, मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह आराम से उसकी सभी की पूरी हो सके और मानव का शैक्षिक, चिकित्सीय और उसका जीवन जो स्तर है वो ऊंचा रहे। यह क्या कहलाता है? मानव विकास सूचकांक। HDI में भारत का स्थान कौन सा है? मतलब मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कैसा है? तो 130वां स्थान है भारत का। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। जॉलवेराइन क्या है? यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यूटोपिया कल्पनादर्श क्या है? एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, कल्पनादर्श कहलाता है। रूढ़िवाद किसे कहते हैं? रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है कि जो परंपरा स्थापित संस्थाओं व रीति रिवाजों पर जोर देता है, वो क्या कहलाता है? रूढ़िवादी। अपन बोलते हैं ना कि ये बहुत रूढ़िवादी परंपरा है, मतलब कि जो परंपरा बहुत पुराने काल से, प्राचीन काल से चली आ रही है और अभी तक चलती ही जा रही है, वो रीति रिवाज या वो संस्कृति हमारी क्या कहलाती है? रूढ़िवाद संस्कृति या रूढ़िवाद कहलाता है। जलोढ़ मृदा की विशेषताएं बताइए। जलोढ़ मृदा, यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। इस मृदा में ह्यूमस काफ़ी मात्रा में मिलता है। यह मृदा देश के उत्तरी मैदान व तटीय प्रदेशों में पाई जाती है और पुरानी जलोढ़ से बना क्षेत्र बांगर तथा नई जलोढ़ से बना क्षेत्र खादर कहलाता है। ओके। तो जलोढ़ मृदा क्या है? सबसे उपजाऊ मिट्टी है। मोस्ट ऑफ जो भारत की कृषि होती है वो जलोढ़ मृदा पर ही होती है और ये जलोढ़ मृदा भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें ह्यूमस अधिक होता है और ये उत्तरी मैदानों में जैसे उत्तर प्रदेश है ना, ये इस साइड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस साइड क्या है? जलोढ़ मृदा अधिक और तटीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। आपको पहले बता चुके हैं कि जलोढ़ पुरानी मृदा को बांगर बोलते हैं और नई जलोढ़ से बने क्षेत्र को खादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित है? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1992 में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई? तो 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? तो शांत घाटी का संबंध केरल से है। सरिस्का बांध रिजर्व परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1988 में। स्थायी वनों का सर्वाधिक राज्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए। तो वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय, जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए, जैव मंडल रिजर्व की स्थापना की जावे, राष्ट्रीय पार्क व अभ्यारण्य की स्थापना की जावे, वन्य जीव प्रबंधन की योजनाओं को ईमानदारी से लागू किया जाए। ये क्या है? वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता या शक्ति का समान रूप से वितरण। इस व्यवस्था में सत्ता का विकेंद्रीकरण न करके उसे राज्य, केंद्र व स्थानीय सरकारों के मध्य बंटवारा कर दिया जाता है। वो क्या कहलाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। मतलब जो सत्ता होती है पर्टिकुलर किसी एक के हाथ में नहीं होती है, ये राज्य, केंद्र और स्थानीय जो सरकारें होती हैं, है ना, इनके मध्य बंटवारा कर दिया जाता है और मतलब ये सभी क्या होते हैं? अपनी सत्ता का मतलब सदुपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी मशवरा है या राष्ट्रीय लेवल को लेके या क्या राज्य से संबंधी, तो वो सब क्या है? सब पूरी सरकारें मिलकर उस पर निर्णय या लेने का अधिकार होता है।
संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के क्या कारण थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के कारण थे गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को मनाने से इरविन का इनकार करना, पूर्ण स्वराज की मांग और 1919 से 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के मुख्य कारण थे। इसमें हम राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक ये कारण भी लिख सकते हैं कि समाज में जो उस टाइम पे क्या 1929 और 1930 के टाइम पे हमारा जो देश था वो गुलाम था अंग्रेजों के। तो अगर आर्थिक स्थिति देखी जाए तो आर्थिक स्थिति भी भारत की बहुत, हिंदुओं की बहुत क्या थी, कमज़ोर थी, जिसके कारण भी सविनय अवज्ञा आंदोलन तेजी लाया। दूसरा ये था कि सामाजिक स्थिति में सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए तो सामाजिक स्थिति में हिंदुओं की सामाजिक स्थिति निम्न थी और अंग्रेजों की सामाजिक स्थिति उच्च थी। अगर कोई पद पर किसी को आसीन करना होता था या किसी को पदस्थ होना होता था तो उसमें अंग्रेजों को ही किया जाता था, हिंदुओं को उसमें नहीं किया जाता था। हिंदुओं की स्थिति एक्चुअली में कहा जाए तो दयनीय थी। तो जो जनता थी वो सभी गांधी जी के सपोर्ट में थी कि हमको आंदोलन करना है और अंग्रेज़ों के विरुद्ध। तो ये सारे आप कारण लिख सकते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण भी सम्मिलित हैं जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या था? अंग्रेजों के सांप्रदायिक निर्णय के खिलाफ महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता पूना पैक्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारदौली सत्याग्रह क्या है? तो बारदौली सत्याग्रह भू राजस्व के खिलाफ गुजरात के किसानों का आंदोलन बारदौली सत्याग्रह कहलाता है। मतलब भू राजस्व को लेके जो गुजरात के किसान थे, है ना, वहाँ पे उनका शोषण हो रहा था, तो गुजरात के किसानों ने एकजुट होकर बारदौली में सत्याग्रह किया था, उसे ही क्या बोलते हैं? बारदौली सत्याग्रह। संगठित व असंगठित क्षेत्रक में अंतर लिखिए। तो संगठित क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं जबकि असंगठित क्षेत्रक सरकार नियंत्रण से बाहर होते हैं। संगठित क्षेत्रक में रोजगार की अवधि नियमित होती है जबकि असंगठित क्षेत्रक में रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती। मतलब संगठित और असंगठित ये कहा जा सकता है कि संगठित जो क्षेत्र होता है उस पर सरकार का अधिकार होता है, सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, सरकार जब चाहे उन पर निर्णय उनके नियम कानून चेंज कर सकती है, उनको बंद कर सकती है और बहाल कर सकती है। मतलब ये पूरा कंट्रोलिंग जो पावर होती है वो किस पर होती है, किसकी होती है? सरकार की होती है संगठित क्षेत्र में। और असंगठित क्षेत्र जो होता है वो असंगठित क्षेत्र जो होता है वो रोजगार की अवधि नियमित होती है ना, नियमित नहीं होती है। लेकिन संगठित क्षेत्र में क्या होती है? रोजगार की अवधि नियमित होती है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि जो होती है वो अनियमित होती है। तो ये प्राइवेट सेक्टर कहलाता है असंगठित क्षेत्र और वो सरकारी नियंत्रक वाला कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधान लिखिए। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे मनरेगा भी बोला जाता है, इसके प्रावधान है, इसमें सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के काम रोजगार को गारंटी दी गई है। काम उपलब्ध ना होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता आपको दिया जाता है ना। तो रोजगार मनरेगा में क्या है? प्रावधान है कि आप जब मनरेगा का फॉर्म भरेंगे या इसमें एलिजिबल पाएंगे तो आपको इसमें गवर्नमेंट आपको 100 दिन का रोजगार देगी। अगर सरकार आपको 100 दिन का रोजगार 1 साल के अंदर नहीं दे पाती है तो वह आपको बेरोजगारी भत्ता देगी, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है? मनरेगा या राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महात्मा गांधी जी ने बिहार में चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो बिहार में जो चंपारण आंदोलन हुआ था वो 1917 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 में हुआ। भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था? अवनींद्र नाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन के खिलाफ हुए प्रदर्शन में लाठीचार्ज से कौन शहीद हुआ था? तो लाला लाजपत राय। क्या हुआ था? आपको साइमन कमीशन का एक छोटा सा टॉपिक में समझा देती हूँ कि साइमन कमीशन जब हमारे भारत में आया तो साइमन कमीशन में कोई भी हिंदू नहीं था,
है ना, हिंदू नहीं तो जब हम कोई भी कमीशन समिति बैठती है तो भाई जब हम लोगों के बारे में कोई निर्णय लिया जाना है तो हमारे समिति में हमारे सदस्य होने चाहिए, हमारे यहाँ के लोग होने चाहिए। जब तो उनको कंडीशन पता रहेगी कि क्या सही है क्या गलत है। अगर बाहर से कोई विदेशी सडनली आ जाता है और हम लोगों के ऊपर निर्णय लेने लगता है तो क्या है उसमें उनको क्या पता होगा कि एक्चुअली में जो कंडीशन है वो क्या है। तो इस पर लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था। तो साइमन कमीशन के खिलाफ इसका विरोध किया था। जब साइमन कमीशन आया था तो इसका विरोध प्रदर्शन करने के उसमें उन पर लाठीचार्ज किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें वह शहीद हो गए थे। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि साइमन कमीशन के खिलाफ हुए प्रदर्शन में लाठीचार्ज से कौन शहीद हुए? तो कौन हुए थे? लाला लाजपत राय। भारत में लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? भारत में लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? क्योंकि इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। बिना सर्च वारंट के पुलिस को यह अधिकार दे दिया गया कि वह किसी भी नागरिक के घर की तलाशी ले सकती थी, है ना। तो भारत में रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। बिना दलील और बिना वकील का कानून भी कहा जाता है। इस कानून में एक्चुअली में ये था कि किसी को भी संदेह की अंग्रेजों ने ये नियम निकाल दिया था कि किसी भी भारतीय के ऊपर संदेह की नज़रिए से उसको जेल में बंद कर दिया जा सकता है और उस पर ना कोई वकील होगा ना कोई दलील सुनी जाएगी, उसको सीधे जेल के अंदर कर दिया जाएगा। तो इसलिए रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? काला कानून भी कहा जाता है और बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया? चोरा चोरी की घटना से परेशान होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। गांधी जी का मानना था कि यदि आंदोलन हिंसक हो जाए तो अंग्रेज सरकार उग्र हो जाएगी और बहुत से निर्दोष लोग मारे जाएंगे, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो आपको एक छोटी सी घटना से मैं समझा सकती हूँ कि असहयोग आंदोलन जो था वो गांधी जी का पहला आंदोलन था। जो अब गांधी जी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध सत्य और अहिंसा के मार्ग पर पहला आंदोलन चलाया था, जिसमें सिर्फ विनती विनय रिक्वेस्ट के द्वारा उनसे अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए आग्रह किया जाता था। लेकिन गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था कि हमें कोई हिंसक कार्य नहीं करने हैं, हमें अहिंसा के रास्ते पर, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर आज़ादी प्राप्त करनी है। लेकिन जब चोरा चोरी की घटना घटी थी, है ना, चोरा चोरी की घटना में ये हुआ था कि कुछ जो उग्रवाद के जो उग्र हिंदू थे, है ना, तो उन लोगों ने क्या किया था, कुछ अंग्रेज़ों को जेल के अंदर बंद करके आग लगा दी थी। तो वहाँ पे बहुत सारे क्या है अंग्रेज मारे गए थे। तो जब ये चोरा चोरी की घटना घटी थी तो गांधी जी ने उस वक्त असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय ले लिया था। और गांधी जी का मानना था कि यह आंदोलन हिंसक हो जाए तो अंग्रेज सरकार उग्र हो जाएगी और बहुत से निर्दोष लोग मारे जाएंगे, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? सत्याग्रह में सत्य की शक्ति पर आग्रह व सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है तो उत्पीड़क से मुकाबला करने हेतु आपको शारीरिक बल की ज़रूरत नहीं होती है। सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य यह था कि सत्याग्रह मतलब जो सत्य के राह पर चले और सत्य के आधार पर, सत्य की खोज के आधार पर आप विजय प्राप्त करें, वो क्या कहलाएगा? सत्याग्रह। इसका अर्थ यह उद्देश्य था कि कोई भी हमें मुकाबला जो करना है वो शारीरिक बल की ज़रूरत से नहीं करना है। मतलब हमें किसी को मारना पीटना नहीं है, हिंसा के कोई भी ऐसे कार्य नहीं करना है, शारीरिक बल नहीं दिखाना है कि हम में इतनी शक्ति है, हम भी आपको मार पीट सकते हैं या कुछ भी। तो वो सत्याग्रह के विरोध में है। तो सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था या मतलब था कि आप सत्य के मार्ग पर विनम्रता से और अहिंसा के मार्ग पर चल के कार्य करें। तो ये सत्याग्रह के विचार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, साइमन कमीशन क्या था? भारत के लोगों ने इसका विरोध क्यों किया? तो साइमन कमीशन क्या था? भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए ब्रिटेन से सर जॉन साइमन के नेतृत्व में सन
1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। जब यह कमीशन भारत पहुंचा तो लोगों ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाकर इसका विरोध किया, क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसी कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय शहीद हुए थे। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था कि साइमन कमीशन की छोटी सी मैंने आपको कहानी सुनाई थी, वही इसमें बता दी गई कि जो हमारा संविधान भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए ब्रिटेन से सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी, एक गठन किया गया था, जिसमें जो 1928 में हमारे भारत पहुंचा और यहाँ पर आके वो लोग हमारे भारत में हम लोगों पर संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली को डिस्कशन करने वाले थे, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसका भारत में सभी लोगों ने विरोध किया और नारा भी लगाया कि साइमन कमीशन भारत जाओ, है ना। लेकिन इसका विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा। जिन भारतीयों ने इसका विरोध किया था उन पर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज करवाए और लाला लाजपत राय इसी लाठीचार्ज में शहीद हो गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वदेशी और बहिष्कार का अर्थ क्या है। तो स्वदेशी इसका अर्थ है अपने देश का। इससे यह तात्पर्य था कि भारतीय ब्रिटेन की वस्तुओं का प्रयोग ना करके बल्कि अपने देश की वस्तुओं का ही उपयोग करेगा। बहिष्कार किसी के साथ संपर्क रखने व जुड़ने से इनकार करना बहिष्कार कहलाता है। स्वदेशी और बहिष्कार का प्रयोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया गया था। जब ये हमारे गांधी जी ने आंदोलन चलाए थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, उन आंदोलन में ये स्वदेशी और बहिष्कार के नारे लगाए गए थे। स्वदेशी मतलब हमारे देश में, जो हमारे भारत देश में वस्तुएं बनाई जा रही हैं कुटीर उद्योग से, हथकरघा से, तो खादी कपड़ा है, जो ये सभी चीज़ें क्या है, हम अपने देश से जो उपज रही है हम उसी चीज़ का यूज़ करेंगे, उसी चीज़ का प्रयोग करेंगे। और जो विदेशों से तैयार माल चटकीला भड़कीला आ रहा है उसका बहिष्कार करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, स्वदेशी और बहिष्कार। तो ये सारे जो स्वदेशी और बहिष्कार का प्रयोग था ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया गया था। ओके, तो आप स्वदेशी से समझ सकते हैं कि अपने देश का बना हुआ, और बहिष्कार का मतलब है जो विदेश से तैयार माल बन के आया, चटकीले और भड़कीले कपड़े आए, उनका विरोध करना क्या कहलाया, बहिष्कार कहलाया, उनका प्रयोग ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में 1920 में एक उग्र गौरिल्ला आंदोलन वन कानूनों के विरोध में फैल गया। इस आंदोलन का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। हथियारबंद आदिवासी अल्लूरी सीताराम राजू को ईश्वर का अवतार मानते थे। अल्लूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी जी की महानता के गुण गाते थे और 1924 में राजू को फांसी दे दी गई, लेकिन उस समय तक वे लोकनायक बन चुके थे। ओके, तो ये अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वो आंध्र प्रदेश में थे, वो गांधी जी के समर्थक थे। उनने जो गांधी जी जिस तरह से अपने कार्य को अंजाम दे रहे थे वो आंध्र प्रदेश में उसी तरह अल्लूरी सीताराम राजू भी वही काम कर रहे थे, लेकिन उनको 1924 में क्या कर दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इधर से आपका अध्याय 2 आता है। 10 पेज मैंने आपको कर दिए हैं कंप्लीट। आई होप कि आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर पेपर में, चाहे वो हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो और या फाइनल एग्ज़ाम हो, आपको ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ ये सब क्वेश्चन आप बार बार सुनिए, पढ़िए और अगर आप नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।